2-3 क्लासें दुर्ग की हो चुकी हैं, आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यू है। आप यहाँ से जाने के बाद इनको देख भी लिया करो और थोड़ा पढ़ भी लिया करो। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठकर सुनने से सब 100% याद हो जाएगा, ऐसा तो संभव है नहीं। दूसरी बात, आपके सामने जो कल हमने चर्चा की थी, कल दुर्ग पे बात की थी, उसका नाम क्या था? चित्तौड़गढ़। अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो मैंने 1.5 घंटा पूरा चित्तौड़गढ़ पढ़ाया था और लगभग उसमें जितनी भी बातें थी सबको कवर किया था। एक ही दुर्ग हम कल करवा पाए थे। आज हम जो नेक्स्ट दुर्ग लेने वाले हैं वो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसका नाम लिख रहा है। क्या नाम है? मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पर? तो सीरियस क्यों हो रहे? नींद आ रही है का? सोए मत। देखो, दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। अब पहली चीज तो यह कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये है कहां पर? कहां पर है? जोधपुर में। यहां सबसे बड़ी समस्या यही आएगी आज। ये कहां पर स्थित है? जोधपुर। अब जैसे हमने पिछले दुर्ग पढ़े हैं, हर दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि दुर्ग बनवाया किसने था, कब बनवाया था। इसके अलावा जो आपको बताया था उस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से उपनाम रहे हैं, किस जिले में स्थित है, फिर उसके अंदर की कहानियां बताई थी। उसी प्रकार इस दुर्ग को भी हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां लिखा हुआ है कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग आपको दिख रहा है, ये दुर्ग कहां स्थित है? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है। अगर इस दुर्ग के निर्माण की हम बात करते हैं कि इसका निर्माण किस आदमी ने करवाया था, तो इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण कौन करवाएगा? एक आदमी है जिसका नाम है राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा। राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इतना ध्यान रखना है आपको। राव जोधा। चलो ठीक है, राव जोधा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मारवाड़ का राजा हुआ करता था, राठौड़ वंश का राजा था। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। संस्थापक कहने की वही परंपरा है, संस्थापक वास्तविक उस राजा को राजा माना जाएगा जिसके पास दुर्ग होगी, सेना होंगी। तो मारवाड़ के जितने भी राठौड़ हुए थे, उन सभी राठौड़ों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसी के पास दुर्ग अगर आया था तो वो आदमी कौन था? राव जोधा। राव जोधा के पास एक दुर्ग तो इसको दहेज में मिल गया था। दहेज में गुर्जर प्रतिहारों ने इसको दुर्ग दिया था। उस दुर्ग का नाम था मंडोर दुर्ग। मंडोर दुर्ग दहेज में मिला है। फिर दहेज के मिले दुर्ग में इसने सोचा कि यार साम्राज्य का विस्तार करना है और हमारा आधिपत्य लंबे टाइम तक चले, इसके लिए हमें कोई दूसरा दुर्ग तैयार करना होगा। तो अब इसके दुर्ग तैयार करने के मन में विचार आए तो पास में क्षेत्र पड़ता है। क्षेत्र जो है आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे से ये इसकी प्राचीर है, परकोटा टाइप का है। दीवार जो है ये ऊपर बना हुआ है, नीचे आपको तलेटी में देखिए यहां पर वनस्पति दिखाई दे रही होगी, पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई पहाड़ी पर तो बना हुआ है। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एक पठार पर बना था, कल बताया था। कौन सा पठार था? वो मेसा के पठार पर बना था। इसी प्रकार ये एक पहाड़ी पर बना हुआ है। उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक की पहाड़ी। चिड़िया टूक की पहाड़ी। अब चिड़िया टूक की पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो चिड़िया टूक की पहाड़ी है कहां पर? जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में यह पहाड़ी है। कहां पर स्थित है? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। देखो इधर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, सुन लो आप। दुर्ग का नाम, यही तो दिक्कत है बस डिजिटल की। बात सुन लीजिए, इधर आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी रोक इसको। समस्या सबसे बड़ी यही है, पहले ठीक पढ़ाया करते थे, व्हाइट बोर्ड होता था, मार्कर को लिया, उसको उल्टा किसने किया दूसरे के दौरान? बहादुर। चित्तौड़ का राजा कौन था? कौन था? विक्रमा। चलो ठीक है, वो बात तो बीत गई, हमको तो थोड़ा टाइम यहां गुजारना था। सुन लीजिए, अब हम जो दुर्ग पढ़ने वाले हैं उस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करते हैं, देखो सुन लीजिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इस दुर्ग के निर्माणकारी के बारे में बात करते हैं कि इसका निर्माणकर्ता कौन था? निर्माणकर्ता
तो निर्माणकर्ता का नाम आता है राव जोधा। राव जोधा ने इसको बनवाया था। अब इसके बारे में कहानी सुनिए। बात ऐसी है कि जोधपुर के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक राव जोधा को कहा जाता है, क्योंकि इस आदमी के पास पहली बार मारवाड़ में कोई दुर्ग आधिपत्य में आया था। इसको सबसे पहले जो दुर्ग मिला था, उस दुर्ग का नाम था मंडोर दुर्ग। कौन सा था? मंडोर दुर्ग को राव जोधा को गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा दहेज में दिया गया था, मतलब शादी में मिलो। अब दहेज की मिली हुई वस्तु पर आदमी गुमान कर नहीं सकता, दूसरे की होती है। अब इसने सोचा कि यार अपना तो कोई वर्चस्व है ही नहीं, अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ किसी दिन तो घरवाली बोल देगी मेरे बाप ने दिया है, तो ये उल्हाने तुझे सुनने पड़ेंगे। इससे बेहतर ये कि तू अपने पैरों पे खुद खड़ा हो, साम्राज्य को लंबा चलाना है तो दुर्ग तो बनाना पड़ेगा। तो पास में ये अच्छी जगह ढूंढ रहा था। मैंने एक बात कल भी बताई थी कि अक्सर राजा महाराजा जब भी कोई दुर्ग का निर्माण करते थे तो दुर्ग अच्छा जिस स्थान को मानते थे जो पहाड़ के ऊपर होता था। पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना होता था, अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित करना होता था। तो पास में एक पहाड़ी पड़ती थी जोधपुर में ही, उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूक की पहाड़ी। पहाड़ी का नाम यहां लिख देता हूं, चिड़िया टूक की पहाड़ी। और चिड़िया टूक की पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो इस पहाड़ी पर चला गया राव जोधा। जब इस पहाड़ी पर राव जोधा पहुंचा था तो उसने जाकर के देखा कि इस पहाड़ी के ऊपर एक संत तपस्या कर रहे थे, और जो संत थे उन संत का नाम था चिड़ियानाथ। क्या नाम था? पहाड़ी को नाम भी चिड़िया टूक की और संत को नाम भी हो चिड़ियानाथ। मतलब चिड़ियानाथ नाम का कोई संत होता था जो चिड़िया टूक की पहाड़ी के ऊपर तपस्या कर रहा था। और इस चिड़ियानाथ संत के पास में कौन पहुंच गया? राव जोधा। राव जोधा ने जाकर के चिड़ियानाथ से कहा कि आप संत हो, आपको भक्ति करनी है, और भक्ति के लिए तो आप कोई दूसरा स्थान भी निर्धारित कर सकते हो। यह स्थान मुझे दुर्ग बनाने की दृष्टि से सुलभ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मुझे यहाँ दुर्ग बनाना है। अगर आप चाहे तो मैं आपको दूसरी जगह शिफ्ट करवा दूं और आपके लिए जो सुविधाएं यहाँ नहीं है वो वहां उपलब्ध करवा दूं। लेकिन सन्यासियों का तो आपको पता होता है, सन्यासी होते हैं, हटीले आदमी होते हैं। वो हट पकड़ गया, नहीं भाई साहब मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि इस जगह पर भक्ति करेगा तो ही शक्ति मिलेगी, दूसरी जगह जाएगा तो शक्ति प्राप्ति ना हुए, मैं इस पहाड़ी को नहीं छोड़ सकता। जोधा को यह जवाब दिया। जोधा को बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि एक संत, एक सन्यासी, जिसको बाबा जी कह सकते हैं, फक्कड़ आदमी कह सकते हैं, बहुत सारी बातें उसके लिए बनाई जाती हैं। तो राव जोधा सोच रहा है कि मैं इस मारवाड़ का राजा हूं और एक राजा के कहने को एक संत नहीं मान रहा, एक फकीर नहीं मान रहा। इसका मतलब यह है कि हमारी कुछ चलती नहीं है, अगर हमारी चलती तो हमें सम्मान मिलता बात के लिए। राव जोधा ने इससे बार बार अपील की, कई बार अपील करने के बाद भी संत अपने हट से नहीं हटा। तो राव जोधा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उठाओ और नीचे फेंक दो फाड़ी से। कौन फेंकनो है? चिड़ियानाथ को उठाओ, पहाड़ी से नीचे धकेल दो। बाबा जी समझ गो कि राजो एक्शन में आ गए, अब अपन को चलवा में फायदा, कोई दिक्कत ना, इतना ही सन्यासी ठीक है। चिड़ियानाथ समझ गया कि ये राजा है, इसके पास शक्ति है, पावर है, ये आदमी अपन को पहाड़ी से नीचे फिकवाएगा, मरी जाएंगे तो भक्ति होगी किस बात की। कम से कम जिंदा रहेंगे तो कहीं भोगोर बाईपास बैठ जाएगा, मालवीय नगर बैठ जाएगा, कहीं तो बैठेगा, कहीं तो भक्ति करेंगे। चिड़ियानाथ जी अपना उठा कमंडल, चल दिए साहब। कमंडल उठा करके जाएंगे। संत सन्यासी के पास बंदूक नहीं होती, हथियार नहीं होते, एक ही हथियार है, श्राप। श्राप को मतलब कमंडल में से पानी निकाला, जोधा की तरफ मारा फटाक से और श्राप दे दिया कि बेटा तू दुर्ग को काम चालू कर, पानी सूख जाएगा, ये मेरा श्राप है तुझे। जोधा ने सोची यार सन्यासी ने श्राप दिया है, श्राप तो आजकल भी दिए जाते हैं, शराब पहले भी दिए जाते थे, लेकिन पहले के शराब ओरिजिनलिटी हुआ करते थे, आजकल फोटोकॉपी चल रही है, शराब दिन भर दे रहे हैं लोग, लग ही नहीं रहा। सत्यता है। पहले लोग किसी सच बात के लिए सच ही बोला जाता था, झूठ का प्रयोग बहुत कम करते थे, और आज सच का प्रयोग तो कोई करता ही नहीं है, बोला ही झूठ जाता है। बात ऐसी आ गई, समय के अनुसार परिवर्तन हुआ सब चीजों में। आजकल श्राप काम नहीं करता, पहले श्राप काम करता था। तो सन्यासी ने श्राप दिया, जोधा को टेंशन होगी। जोधा ने सोची रहे जब पानी सूख ही जाएगा तो यहां दुर्ग बना के लूंगा कहीं,
यहाँ घास थोड़ी भरनी है हमें मकान में, रहना है, और रहने के लिए जलवायु अच्छी चाहिए, पानी चाहिए, मूलभूत आवश्यकता तो चाहिए पूरी। जोधा टेंशन में आयो, जोधा अपने दरबारी ज्योतिष के पास जाता है। दरबारी ज्योतिष का नाम बताया जाता है हेमकरण ब्राह्मण हुआ करता था इनके दरबार में। उसके पास पहुंचा, उसको जाकर के बताया कि ज्योतिष जी, अपने साम्राज्य में सबसे बड़ी समस्या ये की आई है कि एक संत थे और उन संत ने हमको दे दिया श्राप, और श्राप भी ऐसा दिया है कि दुर्ग का काम चालू करेगा और पानी सूखेगा। ज्योतिष ने पंचांग देखी, राजो आगे बैठायो, 500 रुपया पंचांग में रखवायो, चावल के दाने हाथ में दिए, चालू होगो ज्योतिष अपना नक्षत्र देखो। ज्योतिष ने देखकर नक्षत्र बताया कि जोधा एक उपाय हो सकता है। मारवाड़ के क्षेत्र में चर्चा चल रही है एक लड़की की, और लड़की का नाम है रिद्धि बाई। मैंने सुना है कि वो बड़ी करामाती लड़की है। तू एक काम कर भाई साहब, संपर्क कर, जितनो बने खर्चों भुगतान करवा की सोच, उसको लेकर के आ और इस दुर्ग की क्या रखवा नहीं। जोधा की खोपड़ी में बात बैठ गई। जोधा पहुंचो रिद्धि बाई के पास कि मैंने सुना है आप बड़े चमत्कारी हो, और आपके चमत्कार से अगर हमारा भला हो जाए तो आपकी कोई बुराई भी नहीं है करने में। आप चलिए, आपके हाथ से दुर्ग की क्या रख दीजिए, नींव। ज्योतिष ने बता दी नींव वासु रखवाएगो तो पार पड़ सके, नहीं तो पार पड़े है ना। जोधा जैसे तैसे कर करके रिद्धि बाई को तैयार करके ले आया। अब ये रिद्धि बाई थी कौन? ये रिद्धि बाई वही है जो वर्तमान में करणी माता के रूप में पूजी जाती है। इसका बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई। अब भाई साहब इसको लेकर के आया, इनके हाथ से नींव रखवाई, और नींव रखवाकर दुर्ग का काम चालू किया। अब दुर्ग बनाने से पहले राजा 4 बात सोचते थे। कौन कौन सी बात? एक बात तो ये सोचा करते थे कि दुर्ग जब बनेगा, कोई किला बनेगा, कोई गढ़ बनेगा, तो उसमें किसी जीवित आदमी की बलि दी जाती थी। बलि क्यों दी जाती थी? कि उस दुर्ग में, उस किले के अंदर जो राजकोष का खजाना होता था, उसकी रक्षा के लिए एक आदमी को जीवित उसमें चुना जाता था, बलि दी जाती थी कि वो सर्प बनकर के उसकी क्या करेगा, रक्षा। अब भाई साहब जोधा ने सोची, एक तो ये चल रही है धारणा कि रक्षा की जाएगी, दूसरी धारणा यह कि अगर कोई आदमी नया दुर्ग बना रहा है और वो आदमी उसमें जीवित इंसान की बलि दे देता है तो उसके वंश का उस पर हमेशा राज रहेगा, हटेगा नहीं राज। तो जोधा के सामने ये बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या थी। जोधा चाहता था कि मेरी पीढ़ियां इस दुर्ग के ऊपर राज करें, दूसरा कोई राज ही ना करे, और राजकोष खजाने की रक्षा भी हो जाए। इस बात को लेकर के जोधा अब भाई साहब मार्केट गया, ढोल नगाड़े बजवाए, जनता को इकट्ठा किया, इनवाइटेशन कर दिया कि दुर्ग का निर्माण किया जा रहा है, जो भी आदमी इच्छुक है, बलि देने के लिए तैयार है, वो आ सकता है, उसका स्वागत है। कितनों भी ढोल बजा लो, चला के कौन आएगा बलि देवा, आ जाएगा का कोई? लेकिन एक आदमी बड़ा हिम्मत वाला, नाम था राजा राम। मन का राजा था, दिमाग से राम था। कुछ किताबें इसको लिखती है भांबी और कुछ किताबें लिखती है खंडेला। मैं तुमको सबन ने बता दूंगा, जो छपे मिले वाय कर लीजो। राजा राम भांबी या राजा राम खंडेला, बात एक ही है। ये आदमी तैयार हो गया कि हम तैयार है दुर्ग में बलि देने के लिए, चलिए आप। जोधा ने सोची यार बहुत अच्छा, ऐसा आदमी तो चाहिए हमको। एक कहानी जरूर होती थी, जो आदमी की बलि दी जाती थी उस आदमी के परिवार जो पीछे बसता था, उस परिवार को राज परिवार में सिंहासन में गद्दी दी जाती थी बैठने के लिए, हमेशा के लिए अलग से दी जाती थी राज दरबार में। तो एक राजा राम ही तो मरा था, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवारजनों की निश्चित जगह बना गया राज दरबार में। उसके बाद में इसकी बलि दी गई, राजा राम भांबी या राजा राम खंडेला की बलि दी गई है। बलि देने के बाद में राजा राम के परिवार को जोधपुर के राठौड़ों के राज में हमेशा के लिए राज सिंहासन गद्दी दी गई थी दरबार के अंदर बैठने के लिए। 2 आदमियों के नाम, एक तो महिला है एक पुरुष है, दोनों काम के नींव रखते दौरान ही इनका काम आया। अब बात एक साहब नींव रखी कब? कुछ दुर्गों के बारे में इतिहास में ऐसी धारणाएं हैं कि इसका निर्माण उसने करवाया उसने करवाया। जैसे कि मैं आपको रणथंभौर पढ़ाऊंगा तो उसमें कम से कम 4 निर्माणकर्ता 5 निर्माणकर्ता आपको देखने को मिलते हैं, मुझे भी मिले हैं। चौहान जयंत भी लिख रखा है, कहीं रणथंभन देव नाम का आदमी भी लिख रखा है। अब ऐसी स्थिति क्यों आती है? ऐसी स्थिति इसलिए आती है जिस दुर्ग का इतिहास ज्यादा प्राचीन होता है उसके बारे में साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इतिहासकारों की अलग अलग धारणा हो जाती है कि उसने बनवाया होगा या उसने बनवाया होगा।
और ऐसा विवादित प्रश्न कभी आपसे पूछा नहीं जाता है। एक बात याद रखना। दूसरी बात क्या है, कुछ दुर्ग ऐसे राजस्थान के जिनकी तिथि, वार, पक्ष सब कुछ डिटेल से मिलता है। जिनका मिलता है उनकी तिथि भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए उनकी तिथि भी याद करनी है। हमें कई दुर्गों की तिथियां नहीं मिली, चित्तौड़ हमने पढ़ाया नहीं मिली, कुंभलगढ़ की हमको नहीं मिली, संप्रति ने बनवाया, उस चित्रांग मौर्य ने बनवाया, इतना लिखा मिलता है, सदियों का नाम लिखा मिलता है। लेकिन जोधपुर दुर्ग के बारे में अगर नींव की बात करी जाए, नींव कब रखी गई थी? 13 तारीख, अब कौन सा महीना चल रहे, अप्रैल को 13 तारीख में 1459 में। वार कहीं हो, का नाम हो, शुक्रवार भी बन सके, शनिवार। तिथि पूछे तो जेठ को महीनो, जेठ को, कौन को महीनो हो, जेठ। और चांदनी रात, अंधेरी रात में न आयो, जेठ कौन सी रात में आयो, चांदनी रात। और एकादशी को दिन, हाँ 11। तुम बढ़िया समझो इनके बारे में। तो मतलब कहानी यह है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी 13 अप्रैल 1459 वार शनिवार को राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी गई, कौन सी पहाड़ी पर रखी गई, चिड़िया टूक की पहाड़ी। बनवाया किसने था, राव। कौन से संत रहते थे, क्या श्राप दिया था, पानी कोई नु घरे सूखेगो और कोई नु घरे सूख जाएगो, काम हुई होएगो। इस दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई, रिद्धि बाई। किसके बचपन का नाम है, मेहरानगढ़ दुर्ग में जिस आदमी की जिंदा बलि दी गई उसका नाम राजा राम भांबी, या भाभी नहीं है, भांबी है, ठीक है, आदमी है ये। इसके द्वारा दुर्ग की नींव रखी गई। नींव कब रखी है, 13 अप्रैल 1400। वार क्या है, पक्ष कौन सा है, मैं पक्ष पूछ रहा हूं, शुक्ल पक्ष, महीनों कौन सा और तिथि कौन सी। चलो ठीक है, नींव तो रख दी। अब बात करेंगे उपनाम, किन किन उपनामों से जाना जाता है। इसका मेहरानगढ़ नाम क्यों पड़ा, यह बड़ा विशाल दुर्ग है, इसकी विशालता के कारण इसका नाम पड़ा था मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या पड़ा था, मेहरानगढ़। एक तो नाम हो गया, पहला नाम मेहरानगढ़, मेहरानगढ़। दूसरा नाम अगर बात की जाए, इसकी जो आकृति है वो मयूर के समान है, मोर के समान है, मयूर ध्वज गढ़। लो भाई साहब, ये इसका दूसरा नाम हो गया। तीसरा इसको कहते हैं कागमुखी, कागमुखी। इसी को कहा जाता है सूर्यगढ़। ऊंचाई पे बने, पहाड़ी पे, मारवाड़ का क्षेत्र में है, सूर्य की किरण पड़ेंगी। सूर्य की किरणों के पड़ने के साक्ष्य से 2 ही दुर्गों से जुड़े हुए, एक तो जैसलमेर वाला, एक ही है, वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, सोने जैसा रंग दिखाई देता है उसका, उसको क्या कहते हैं, सोनारगढ़, ठीक है। इसको सूर्यगढ़ भी कहा जाता है, इसको गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गढ़ चिंतामणि। मेहरानगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है गढ़ चिंतामणि। मेहरानगढ़, मयूरध्वजगढ़, कागमुखी, सूर्यगढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग के नाम है, जोधपुर दुर्ग के नाम है। किसके नाम है, जोधपुर दुर्ग के नाम है। अब बात करें यहां की और, हाँ, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहां गया, अच्छा ठीक है, पश्चिम का। अब सुन लो, इसके बाद बात करते हैं दरवाजे। आपको दरवाजे याद रहे ना रहे, एक दरवाजा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसमें देखो दरवाजे जो रहेंगे उनमें यहां लिख देता हूं, एक का नाम जयपोल, एक का नाम भैरवपोल, और कौन सा है, गणेश पोल, ये मिलता जुलता है, हवा पोल। यहां एक दरवाजा याद रखना है, जो यहां लिख रहा हूं, इस दरवाजे का नाम है हल्ला पोल।
हल्ला पोल ही क्यों याद रखना है ये समझ लो। हल्ला पोल इस दुर्ग का ऐसा दरवाजा है, इसके निकट 2 आदमियों की छतरी है 10 खंभों की, और वो छतरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाकी कुछ नहीं है ऐसा खास। एक आदमी का नाम है धन्ना और दूसरे का नाम है भीवा। धन्ना व भीवा। धन्ना तो था मामा, भीमा था भांजा। मामा भांजे की छतरी राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? कितने खंभों की है? 10। कितने खंभों की है? 10 खंभों की छतरी है, ये आपको याद रखना है। हल्ला पोल नामक दरवाजे के पास में है, इतना भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसका निर्माण धन्ना और भीमा की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रख लेना एक आदमी था मारवाड़ का जिसका नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह नाम का एक शासक हुआ था मारवाड़ का, जिसे कान का कच्चा कहा जाता है, सुना होगा आपने। ठीक है, इस आदमी के द्वारा इनकी छतरी का क्या करवाया गया था? निर्माण। किस किस की छतरी है? धन्ना और भीवा की। ये दोनों रिश्ते में क्या है? मामा। और कितने खंभों की छतरी है? 10 खंभों की छतरी है। जय पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, हवा पोल, ये बहुत सारे दरवाजे इस दुर्ग के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं इस दुर्ग की खास बात और अंदर क्या है। इसमें देखो दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। और दर्शनीय स्थल की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें। एक तो है इसमें श्रृंगार चौकी, यही काम किया, ध्यान रखना, श्रृंगार चौकी। और श्रृंगार चौकी की हम बात करते हैं, काम की क्यों है, किसने बनवाई थी, ये समझ लेना। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी जो बनवाई थी मारवाड़ का एक राजा हुआ था जिसका नाम था तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह। इसके द्वारा बनवाई गई थी। ये किस काम में आती थी? मारवाड़ के राजाओं का राज्य अभिषेक। मारवाड़ के राजाओं का राज्य अभिषेक, याद रखना, कहां होता था? श्रृंगार चौकी में। मारवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक श्रृंगार चौकी में हुआ करता था। जोधपुर दुर्ग में या मेहरानगढ़ में श्रृंगार चौकी का जो निर्माण करवाया है, निर्माणकर्ता का नाम है महाराजा तख्त सिंह, इसके द्वारा बनवाई गई थी। और तख्त सिंह जोधपुर का ऐसा शासक था जो 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ का राजा हुआ करता था। एक बात तो यह है। इसके बाद इसमें और क्या है? फूल महल है। क्या है? इसके बाद क्या है? शीश महल है। इसके बाद और क्या है? फतेह महल है। बहुत सारी चीजें पाई जाती है दुर्गों के अंदर, आप इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस किया करो। फूल महल, शीश महल, फतेह महल, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताइए श्रृंगार चौकी। ये प्रश्न आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। दुर्ग के तरीके से भी प्रश्न को पूछ सकता है या सिंपल वे में पूछ सकता है कि मारवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक किस स्थान पर होता था, तो श्रृंगार चौकी पर होता था। श्रृंगार चौकी का निर्माण जो करवाया था तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। तख्त सिंह मारवाड़ का वो राजा था जो 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर का राजा हुआ करता था। चलो ये बात भी याद करी। इसके अलावा और इसमें क्या है खास बात, सुनो। यहां एक सूरी मस्जिद है, सूरी मस्जिद। सूरी मस्जिद की अगर हम बात करते हैं तो सूरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नाम से ही पता लग रहे होएगो, कौन ने करवायो? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने निर्माण करवाया। एक युद्ध हुआ था, मारवाड़ का राजा था जिसका नाम था मालदेव। मारवाड़ का राजा कौन था? कौन था? मालदेव के बीच में शेरशाह के मध्य एक युद्ध हुआ। इधर मैं लिख देता हूं मालदेव, इधर मैं लिखता हूं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, मालदेव और शेरशाह सूरी। मालदेव के पास 2 विश्वास पात्र तगड़े बुलडोजर थे, बाबा वाले बुलडोजर। एक को नाम जैता, दूसरा को नाम, वह जमाना की बड़ी जेसीबी है। दोनों आदमियों की बात करते हैं। इतने पराक्रमी योद्धा हुआ करते थे
कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है ये बहुत लोगों के ऊपर भारी हुआ करते थे। और इस बात का घमंड कौन करता था? मालदेव। शेरशाह आक्रमण करेगा, शेरशाह का आक्रमण करने का कारण जो रहेगा वो गलत फहमी रहेगी कि ये सलाह दे रहा है मालदेव किसको? हुमायूं को, जबकि इसने शरण दी नहीं थी। हुमायूं मालदेव से मिलने आएगा तो सही, मारवाड़ में एक जगह पड़ती है जोगी तीर्थ नाम की, जोगी तीर्थ नामक जगह पर मिलने के लिए आया था, लेकिन मालदेव इससे मिला नहीं था। किससे नहीं मिला था? हुमायूं से। अब मालदेव जब हुमायूं से नहीं मिला और उसको वहम हो गया कि भाई साहब ये शरण दे रहा है, तो शेरशाह धमकी देकर के चल दिया, आक्रमण किया। बात कितनी तारीख की है? 5 तारीख जनवरी को महीनों 1544। एक इतिहास में युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। अब गौर से सुनना, गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये युद्ध 4 तारीख को ही शुरू हो गया था। 4 तारीख यानी कि 4 जनवरी को शुरू हुआ था, 5 जनवरी को युद्ध का समापन हुआ था। साहब 4 जनवरी को शुरू होगा। पहले युद्धों का नियम होता था। नियम कैसे होता था? युद्ध सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले तक होता था। रात्रि में कोई भी योद्धा हथियार नहीं उठाया करता था। तो 4 तारीख को युद्ध शुरू हुआ, पूरे दिन युद्ध हुआ। शेरशाह की सेना को आधा भाग सल्टा दिया इनने, जैता ने और कूपा ने। शेरशाह चिंतित हो गया, रात्रि में सोया, नींद नहीं आ रही है, प्लान बनाने लग गया, कोई चाल चलनी पड़ेगी। कूटनीति अपनाई शेरशाह ने और एक चाल चली। चाल इस प्रकार से चली कि इनके नाम का झूठा पत्र इसी ने तो लिखा, इन्हीं का फिकवाया और इसको टेलीफोन कर दिया। किसको? पत्र ऐसे लिखा जैसे कि ऐसा प्रतीत हो कि जैता और कूपा ने लिखा हो, जबकि लिखा किसने था? शेरशाह ने। पत्र में लिखा था कि सेवा में श्रीमान फलाना ढिकाना, जो भी तू कौन सा सूरी है, शेरशाह सूरी है कोई और सूरी है, हम जैता और कूपा बाप की सौगन खा रहा है। कौन की सौगन खा रहा है? हाँ, 10,000 रुपया हमको दे दे, मालदेव हम तो कल पकड़वा देंगे, तू किडनैप कर लीजिए, आज सल्टा दीजिए, कोई दिक्कत ना है। ऐसा पत्र लिख दिया शेरशाह ने। लिख करके, ये भाई साहब विश्राम कर रहे थे, रात्रि विश्राम में थे, थके हारे थे बेचारे, सो गए थे 4 तारीख को। शेरशाह ने इनके शिविर में फेंकवा दिए और मालदेव को सूचना भिजवा दी कि मालदेव जो खाना है वो खा ले, जो पीना है वो पी ले, आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मालदेव कह रहा है जब तक मेरे पास विश्वास पात्र सेनापति जैता और कूपा जैसे महान योद्धा हैं, जब तक शेरशाह तू ये सपने देखना छोड़ दे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। शेरशाह कह रहा है तेरा जूतो भी टूट ली और चप्पल भी टूट ली, बिक लिया दोनों आदमी, 10,000 रुपया की कीमत ही मैंने दे दी है, और विश्वास ना है तो शिविर में जाके देख ले, पैसा खसवाया तनख्वाह थोड़ी दी है उनको। मालदेव ने सोचा हो सकता है बात सही हो। मालदेव जाता है शिविर में, देखता है तो पत्र मिलते हैं। पत्र मिलते ही मालदेव की खोपड़ी सटकी ना खराब होगी, सटक बना कर खोपड़ी, दिमाग खराब हुआ मालदेव का। दिमाग खराब होते ही मालदेव ने सोच लिया कि मेरे साथ इन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात किया है, तो अब मुझे सुबह का इंतजार नहीं करना, अपनी सेना को लेकर के चल देते हैं। सेना हमेशा सेनापति का ऑर्डर मानती थी, न कि राजा का। ध्यान रखना, राजा कुछ भी कहे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, जो सेना का सेनापति होगा उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन मालदेव के कुछ सेनापति अंडर में थे, उनको लेकर के मालदेव सेना को लेकर चला गया। ये भी सेनापति थे, इनके नीचे 5-5 हजार की सेना काम करती थी, 5,000 और 5,000। जब तक जैता और कूपा नहीं कहेंगे 10,000 आदमी हिल नहीं सकते। चला गया, रात में जोधपुर आ गया। शेरशाह चाहिए रहा था कि इनमें टुकड़े हो जाएं, सुबह उदय होगा, सूर्य तो इनकी संख्या कम रहेगी, इनमें मार लगाएंगे, युद्ध जीत जाएंगे। प्लान ऐसा ही हुआ। 5 तारीख आई, सूर्य उदय हुआ, शेरशाह सूर्य का प्लान सक्सेसफुल हो गया। इधर भाई साहब ने देखा जैता और कूपा ने कि हमारे तो राजा साहब ही नहीं है। राजा साहब कहाँ चले गए? जोधपुर। अब जैता और कूपा ने समझा कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। बाद में पता लगा कि पत्र भी इसी ने लिखा था और ऐसे लिखा था जैसे हमने लिखा हो, मतलब हमको झूठा फंसाया गया है। पहले जब छोटी क्लासों में हम पढ़ा करते थे तो कोई इंटेलिजेंट ज्यादा रहो क्लास में, वो पिटवाड़ो रहो, तो पिटवावा का 2-3 तरीका हो करा। अब तो पता ना बंद हो गई होंगी प्रथा ये। लंच हो गई, जब कोई का बैग में से कॉफी निकाल के कछु लिख देवा, कोई को नाम लिख के, फिर 5वां पीरियड चालू हो ले, जब रजिस्टर खोले, पार्टी रजिस्टर खोलते कंप्लेंट करेगी, कंप्लेंट करते दूसरा आदमी बुलाया जाएगा, यहाँ इकाई लिखे, वो बाप की सौगन खाएगा। फिर राइटिंग मैच होती डोलेंगे क्लास की, हाँ, फिर सबसे लिखवाया जाएगा। तो ये काम यहाँ शेरशाह ने किया था। चलो ठीक है, ये कहानी यहाँ हुई। सुबह युद्ध होता है, मैं कहानी को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। युद्ध जैसे ही हुआ, युद्ध होने की कहानी ऐसी थी
कि युद्ध के दौरान आक्रमण इनकी संख्या विचारों की कम रह गई, इसकी सेना मजबूत थी, लेकिन फिर भी वीरता के साथ लड़े। जैतार कोपा ने सोच लिया था कि मालदेव का हमारे ऊपर से विश्वास तो उठ गया है, अब या तो हम घर नहीं जाएंगे लौट करके, और घर जाएंगे ना इसकी गर्दन काट के ले जाएंगे। कौन की? बड़ी वीरता के साथ लड़े। दोपहर तक जो सेना थी शेरशाह की आधी, उसमें से भी आधी सल्टा दी। तगड़े रूप में लड़ रहे। शेरशाह फिर घबरा गया कि खूब चाल चल ली लेकिन पार फिर भी ना पड़ रही। शेरशाह ने सोची कि अब तुम मरेगो, और मरने से पहले ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान के प्राण निकल रहे हो और ऊपर वाले को मन से याद कर लेना तो उसके जीवन के किए हुए जितने भी बुरे काम है वो सब माफ हो जाते। पश्चाताप आदमी कर ले तो, गलती को स्वीकार ले तो। शेरशाह को पतो लगो मरवाड़ो घंटा 2 घंटा में। अब एक काम कर, अल्लाह याद कर ले, नमाज तो पढ़ ले। शेरशाह जैता के पास इशारा करता है, भाई साहब 1 मिनट, युद्ध को थोड़ी देर विराम दीजिए। जैता ने कहा क्यों? मुझे नमाज अदा करनी है, मुझे पता है मेरा अंतिम समय आ गया, मैं चाहता हूं कि मैं जाते समय अल्लाह को याद करूं। जैता ने तो कह दी ठीक है, पढ़ ले भाई, कर ले अल्लाह याद, हमारो कहीं फर्क पड़ रहे। इनू करे ना कोई अल्लाह याद नहीं करेगो, झगड़ो चल तो रहेगो, लड़ ले तू, लड़ तो याद कर, करे तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। जैता ने फिर भी समझाया करने दे। शेरशाह नमाज पढ़ने बैठा, और नमाज जैसे इसकी पूरी होती है इतने में इसका एक सेनापति, उसके पास में 20,000 सेना बताई जाती है जिसका नाम है जलाल खां जलवानी। कोची ना है, जलाल खां जलवानी। ये गुजरात अभियान से लौट रहा था। भाई साहब की नमाज पूरी हुई, आंख खुली, सामने जलाल खां दिखो। देखते ही ऊपर वाला सुखी, अल्लाह शुक्रिया मेरी सुन ली तेने। अब भाई साहब लड़ाई हुई ई भाई साहब कूपो या ऊपर पुतारे ले भाई साहब ले, मैंने तो सु मना करी ने, मना करी तो सु, अब ले 20,000 और आगा, अब लड़ते इनसु। बताया जाता है बेचारे शाम तक लड़ते हैं। 5 तारीख को युद्ध होता है। दोपहर बाद के युद्ध में जैता और कूपा दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात का पता मालदेव को लगता है। जब ये युद्ध को शेरशाह जीत जाता है तो शेरशाह ने इसी को जीतने के बाद एक बात कही थी जो आरपी के एग्जाम में पूछा गया था, पहले आया हुआ प्रश्न था। हाँ, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दे। पश्चाताप तो बहुत किया। मुट्ठी भर बाजरा का मतलब मारवाड़ को छोटो से क्षेत्र बाजरो पैदा हुए, या प्राप्त करवा के लिए आज मैं दिल्ली की गद्दी खो दे तो। और इसको यहां से जीत को पाने के बाद मालदेव सीधा बढ़ा कि अब शेरशाह बढ़ा कि अब टक्कर किससे लेनी है। इधर मालदेव को पता लगा कि ये शेरशाह की चाल थी, मेरे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया मेरे सेनापतियों ने, और वो अपनी वफादारी निभाते हुए शहीद हो गए। तो भाई साहब पश्चाताप तो खूब हुई, पुकार पुकार के रोयो भी हो, यहां तक भी आवाज आई, पर अब कोई मतलब ना उन बातन सु। फिर यहाँ ने सोची कि अब शेरशाह आ रहे जोधपुर, प्राण बचे कैसे? प्राण एक ही तरह बचे, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन जो शरण स्थली हुआ करती थी वो सिवाना दुर्ग होती थी। जब भी मारवाड़ के राजा के ऊपर संकट आएगा वो भाग करके कौन से दुर्ग में जाएगा? मालदेव ने उठाई मोटरसाइकिल और भाग लियो, सिवाना पहुंच गो। कहां पहुंच गो? और भाई साहब दुर्ग पे अधिकार, जोधपुर वाला दुर्ग पर अधिकार कौन को होगो? अब शेरशाह ने यहां एक मस्जिद बनवाई जो को नाम है सूरी। सूरी मस्जिद राजस्थान में कहां है? कहां है? जोधपुर। एक इस दुर्ग के अंदर एक सबका महल है, सबका। कौन सा महल है? ये कैसो महल आगो? राजस्थान में सबका महल कौन से दुर्ग में है? जोधपुर में। इसे ख्वाबगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ख्वाबगाह। ख्वाबगाह किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सबका महल को किसको कहते हैं? सबका महल को कहा जाता है। ख्वाबगाह इसको कहा जाता है। ख्वाबगाह का मतलब यह होगा कि जोधपुर के मारवाड़ के जो राजा हुआ करते थे वो जाकर के इस महल के अंदर खड़े होते थे, और खड़े होने के बाद में यहाँ जाकर के अपने मन के जो ख्वाब होते थे, जैसे मैं कल्पना करवा लग जाऊं मैं नरेंद्र मोदी हो तो मैं अभी वहां सभा करता हूं, ये क्या है? कल्पना ही तो है, ख्वाब ही तो है। बुजुर्ग लोग गांव में कहते हैं कि मन के लड्डू फीके क्यों, और फीके हैं तो फिर बीते क्यों, बहुत सारी कहानियां हैं। आदमी जब भी अगर किसी तनाव से मुक्त होना चाहता है, आपके दिमाग में कितना भी बड़ा स्ट्रेस चल रहा हो, पारिवारिक कलह चल रहा है, पड़ोस का कलह चल रहा है, सामने का कलह चल रहा है, पीछे का चल रहा है, कहीं का भी कलह से हो जाता है, जिंदगी बहुत लंबी है। अगर अपने आप को कलह से मुक्त करना है तो एकांत में बैठ करके अब कल्पना करना शुरू कर दीजिए। कल्पना छोटी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां दौरों कर रहे हैं, वहां जा रहे, 20-1 मिनट कल्पना करनी है बस, दिमाग आराम से स्थिर हो जाएगा, फिर बाद में छोड़ दीजिए मैं यहीं बैठू अभी कहीं नहीं आ गए, इतना ध्यान रखना। तो जोधपुर के राजाओं का ख्वाबगाह
ख्वाब देखने का जो स्थल होता था उसको सबका महल के नाम से जाना जाता था। इसी दुर्ग के अंदर अगर बात करते हैं, कौन से दुर्ग के अंदर? जोधपुर दुर्ग के अंदर एक माता का मंदिर है, ओम चामुंडाय विच्चे नमे नमे। चामुंडा माता गुर्जर प्रतिहारों की तो कुलदेवी थी, फिर राठौड़ों के दुर्ग में कैसे आई? इसका भी एक रीजन है। राव जोधा का जब विवाह हुआ था तो जोधा की जो घरवाली थी वो गुर्जर प्रतिहारों की राजकुमारी हुआ करती थी। अब जब शादी हुई थी तो गुर्जर प्रतिहारों ने दहेज में दुर्ग दिया था मंडोर, और मंडोर दुर्ग में एक देवी पूजी जाती थी गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा, उसका नाम था चामुंडा माता। अब भाई साहब, पति देव की कोई सी भी देवी आराध्य हो, पत्नी तो पूजा अपनी देवी की करेगी, और अपनी देवी की भी पूजा। खास बात यह है कि दुर्ग में उसी में पति के पास दुर्ग भी वही है जो बाप ने दहेज में दिया है, तो चामुंडा माता की पूजा करना अनिवार्य होगा। तो राव जोधा ने, इसकी घरवाली की तो कुल देवी हुआ करती थी, और राव जोधा ने इसको मान लिया अपनी आराध्य देवी। कैसी देवी मान लियो? आराध्य देवी का मतलब यह हुआ करता था कि राव जोधा इसको आवश्यकता पड़ने पर इसकी पूजा किया करता था। अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करवानी हो, देवता देवी 3-4 प्रकार की क्वालिटी में रहे, मैंने पहले बताया, जब बता भी तुमको, एक इष्ट देवी होवे, एक आराध्य देवी होवे, एक कुल देवी होवे, 3 नाम मिले। इष्ट और आराध्य तो बात एक ही है, मतलब जरूरत पड़वा पे तू याद आयो, जरूरत निकल गई तो तू तेरे और मैं वही है, तू तो जब भी वही है, मैं करूँ तू तेरे, फिर लास्ट में तू भी नु करे मैं मेरे। बात यह है कि जरूरत पड़ने पर ही जिनकी पूजा की जाए वो आराध्य या इष्ट होते हैं। मान लीजिए शादी ना हो रही, कुल देवतान की खूब पूजा कर ली, अब गयो पांडुपोल जाके मन्नत मांगी, हनुमान जी शादी करवा दे, 100 मनी कर दूंगा, और वही बैसाख में शादी होगी, तो हनुमान जी ने आपकी मन्नत सुनी है, यानी कि आपके ऊपर जो संकट था उसको टाला है। अब यहां से आगे जब जब संकट आएगो, याद कौन आएगो? शादी होगी, पत्नी पीटती, गांव चलेगी, ससुराल वाला ना भेज रहा, फिर हनुमान जी कन जाएगा, भिजवा दे। ये संकट ही तो है। मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से याद करना आराध्य या इष्ट होता है। राव जोधा ने आराध्य मान लिया, और जब जोधपुर का दुर्ग बनवाया तो भाई साहब इस देवी का भी साथ साथ जोधपुर दुर्ग में क्या बनवा दिया? मंदिर बनवा दिया। लो, कौन सी माता को? चामुंडा। नवरात्रा का टाइम था, 2008 की बात थी। इस चामुंडा माता पे अगर बात करें तो बिजली गिर गई थी मंदिर पे एक बार, तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, 1857-58 की बात है, उसको तो पुरानी बात है, छोड़ दो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, 2008 की बात है, नवरात्रा का मेला लग रहा है, और नवरात्रा के मेला के दौरान जबरदस्त भीड़ हो रही थी। उस दौरान, इस भीड़ के दौरान क्या हुआ था, मंदिर में भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मच गई, भगदड़ मची क्यों? भीड़ तो भीड़ ही होए, तुम जानो, भीड़ में कोई ने एक बार नु कहती बम रखे रही, एक आदमी भाग लियो ने, तो कोई की खोपड़ी पे पांव टिकेगो, कोई के खां टिकेगो, आदमी निकलवा की तैयारी में रहेगो, स्पीड से निकल जाएंगे सारे लोग। तो मंदिर में किसी ने अफवाह फैला दी कि मंदिर के अंदर बम रखा हुआ है। अफवाह फैलाने वाला तो निकल गया अफवाह फैला करके, और जनता एक दूसरे के ऊपर, भाई साहब बम है, बस एक ही आवाज आए बम। हाँ, और अब जब किसी के पैर कहां पड़ा, किसी के कहां पड़ा, तो लोग घायल भी होंगे, मरेंगे भी। इस भगदड़ में 244 मरा, 250 में 6 कम रहेगा। कितना मरा? 244 आदमियों की मृत्यु हुई। तो राजस्थान सरकार एक्शन तो लेगी कि इतनी बड़ी अफवाह, बम भी नहीं था, लास्ट में कुछ हुआ भी नहीं। यहाँ क्या दीवार ढह गई थी, पुराना मंदिर था, ढह जाती है दीवार, पुराना मंदिर की नवरात्रा के समय दीवार ढही, किसी ने जोर से आवाज मारी बम है, बम बस फटने वाला है, दीवार ढहने लग गई। तो 244 लोग जब मरे थे तो सरकार ने एक्शन लिया कि यह अफवाह किसने फैलाई थी, क्या हुआ था, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जसराज चोपड़ा कमेटी। जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था, ध्यान रखना। यानी कि चामुंडा माता के मंदिर में मची भगदड़ की जांच हेतु कौन सी कमेटी का गठन किया गया? जसराज चोपड़ा कमेटी। और ये भगदड़ कब मची थी? 2000। कौन से दुर्ग की बात है? कौन सा दुर्ग है? ठीक है, इस दुर्ग में इनकी कुलदेवी का मंदिर तो रहेगा ही रहेगा। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी हुआ करती थी? कौन सी होती थी? अरे राठौड़ों की कुलदेवी का नाम क्या है? नागनेची। इसका भी मंदिर है इस देवी दुर्ग के अंदर, ध्यान रखना। चामुंडा माता
और नागणेची माता दोनों का मंदिर है। नागणेची माता को आपको पता है मूल नाम चक्रेश्वरी माता हुआ करता था। राव दुहड़ के समय कर्नाटक से लाई गई थी, एक ब्राह्मण लेकर आया था इसको और ला करके राजस्थान के कौन से गांव में स्थापित किया था? नगाना गांव में स्थापित किया। जब ये माता की मूल प्रतिमा जो कर्नाटक से लाई गई थी वो लकड़ी से निर्मित है, काष्ठ की बनी हुई है। तो राजस्थान में कौन सी देवी की प्रतिमा लकड़ी की है? तो नागणेची माता आएगा, ध्यान रखना। नागणेची माता को राठौड़ वंश की कुल देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल देवी। इसका मूल मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में। कौन सा गांव है? नगाना गांव कहां पड़ता है? बाड़मेर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इस दुर्ग में और क्या है? 3 तोप याद रखनी है, गजनी, शंभुबाण और एक तोप का नाम है किलकिला। कौन सी तोप है? जोधपुर दुर्ग में कितनी तोप है? 3। पहली को नाम, दूसरी को नाम, तीसरी को नाम। ये तीनों तोप राजस्थान के कौन से दुर्ग में रखी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। इसमें 2 तालाब याद रखने हैं। एक तो रानीसर तालाब, रानीसर तालाब एक रानी हुआ करती थी जसमादे, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। रानीसर तालाब का पीने के लिए जलाशयों के रूप में प्रयोग किया जाता था। और एक था पद्म सागर। कौन सा था? पद्म सागर व रानीसर तालाब राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? कौन से में? गजनी, शंभुबाण और किलकिला तोप राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? कौन से में? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। नागणेची माता का मंदिर कहां स्थित है? कहां पर है? मूल मंदिर तो नगाना गांव बाड़मेर में। दुर्ग पूछा जाए तो कौन सा आएगा? हाँ, राजस्थान में 18 भुजाओं वाली देवी किसको कहा जाता है? नागणेची माता को कहा जाता है। लकड़ी की प्रतिमा वाली देवी किसको कहा जाता है? नौकरी वाली देवी किसको कहा जाता है? हाँ, नागणेची। मम्मी को नाम का ही है नागणेची। ना बटोकड़ा आदमी हो रहे। नौकरी वाली देवी किसको कहते हैं? कौन सी है? पपलाज माता। नाटकड़ा मैंने पढ़ाया लिखाया भी है तुमको, पर मुझे कभी कभी शक होता है कि तुम थे ही नहीं। हाँ, नौकरी देती है। देखो, ये देवी देवताओं के क्या डिपार्टमेंट बटे हुए हैं राजस्थान में। अगर कोई आदमी लकवे का पेशेंट है तो उस आदमी को नागौर में जाना पड़ेगा, बुटाटी धाम पर। अगर कोई आदमी भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है तो उसको मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। हनुमान जी राजस्थान में 2 जगह बैठते हैं, सालासर में और मेहंदीपुर में। इसके पास जो डिपार्टमेंट है वो भूत प्रेत का है, हु हा ही हु का आवाज आती रहे। और वावकन जो डिपार्टमेंट है वो है शादी ना हो रही, नौकरी ना लग रही, वो वहां जा सके। हाँ, छोड़ो तुम यार, तुमको ज्यादा ज्ञान दे वो ठीक ना है। अब सुन लो, एक बार रिपीट कर देता हूं, नेक्स्ट दुर्ग पढ़ेंगे। दुर्ग का नाम क्या है? राजस्थान के कौन से जिले में? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया था? कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर कौन से संत रहते थे? श्राप किसको दिया था? किसका दिया था? ठीक है। इस दुर्ग की नींव किसने रखी? रिद्धि बाई का वर्तमान नाम कौन सी है? चूहों वाली देवी किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? डोकरी किसको कहते हैं? डोकरी, डोकरी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं शीला माता। दाढ़ी मूछ वाली देवी किसे कहते हैं? इसी को कहा जाता है। डोकरी है, दाढ़ी मूछ वाली देवी है, चूहों की देवी है, चारणों की कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ों की देवी, इसी को कहा जाता है। ठीक है। इस दुर्ग के अंदर किस आदमी की बलि दी गई? राजा राम। हाँ, भाभी ना है, भाम्बी। इसकी नींव कितनी तारीख को रखी गई? 13 अप्रैल 1400। वार क्या था? तिथि क्या थी? ज्येष्ठ शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया इसका पहला उपनाम क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, गढ़। इसके बाद मैंने इस दुर्ग के अंदर आपको बताया, नेक्स्ट जो बात करी थी इसका दरवाजा बताया। एक दरवाजा याद रखना जिसका नाम क्या है? कौन सा है? अन्य दरवाजे कौन कौन से हैं?
इंपॉर्टेंट कौन सा है? हल्ला पोल के पास में किन की छतरी है? धन्ना और भीवा। धन्ना और ये दोनों रिश्ते में क्या थे? राजस्थान में मामा भांजा की छतरी किस दुर्ग में है? कितने खंभों की है? किसने बनवाई थी? दर्शनीय स्थल में पहला मैंने क्या बताया? क्या बताया? मारवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक किस स्थान पर होता था? अरे कहां होता था? श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया? कौन से दुर्ग में है? किसमें है? सूरी मस्जिद कहां स्थित है? कौन ने बनवाई? शेरशाह। इसके अलावा फूल महल कौन से दुर्ग में है? शीश महल कौन से में? फतेह महल कौन से में? इसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें एक महल है जिसका नाम क्या है? सबका महल को क्या कहा जाता है? ख्वाबगाह के नाम से जाना जाता है। एक देवी को मंदिर, कौन सी देवी है? मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी का नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी का नाम क्या है? किस देवी के मंदिर में भगदड़ मची थी? कब मची थी? कितने लोग मरे थे? जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी? जसराज चोपड़ा। इसके बाद कौन सी देवी बताई? मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? नागनेची माता का राजस्थान में मूल मंदिर कहाँ है? नगाना गांव। यहां मूल प्रतिमा किससे बनी हुई है? कितने भुजाएं हैं? 18 भुजाओं की देवी किसको कहते हैं? इसका अन्य मंदिर कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़। इसमें 3 तोपें हैं। एक तोप का नाम क्या है? दूसरे का नाम? तीसरी का नाम क्या है? अगर पूछे एक तालाब जिसका नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है? पद्म सागर तालाब। ये तालाब आपको 2 याद रखने। इसके बाद मैंने आपको यहां बताया था एक युद्ध हुआ था, कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। तारीख कितनी है? कौन कौन के बीच हुआ? मालदेव और शेरशाह। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? किसके बाद कहा? गिरी सुमेल। इसमें मालदेव के कौन से सेनापति मरे? जयपा और शेरशाह का अधिकार जोधपुर पर हुआ तो मालदेव छोड़कर कहां गया था? कहां गया था? 3-4 बात और याद रख जो उद्धार हो ही जाएगा। एक तो कर्नल जेम्स टॉड, ये तो आएगो ही आएगो। एक जैकलिन कैनेडी। एक आदमी रूडयार्ड किपलिंग। ये 3 नाम आपको याद रखने ही है। भाई साहब ने तो छोटा स्टेटमेंट दिया है, मारवाड़ का सबसे मजबूत दुर्ग पतो ना है कैसे कहती, अब अपने हिसाब से कही होगी। मारवाड़ का सबसे मजबूत दुर्ग किसको बता दिया? मेहरानगढ़। ये दोनों जरूर याद करना है। जैकलिन कैनेडी ने कहा है कि यह विश्व का 8वां आश्चर्य है। संसार में 7 अजूबा है ने, ये कौन सो बता दियो? कौन ने बताए? पता ना कैसे बता दियो। विश्व का 8वां अजूबा जैकलिन कैनेडी के द्वारा कौन सा है दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा अगर बात की जाए तो इस आदमी ने कहा है, देखा इस दुर्ग को और देखते ही एक बात कही, इसका निर्माण मेरे हिसाब से तो परियों और फरिश्तों ने किया है। ले भाई, मिस्त्रीन की बढ़ाई करो तगड़ी वाली। राजस्थान के किस दुर्ग का निर्माण रूडयार्ड किपलिंग के आधार पर परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया है? कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा किया। ये बात आपको दोनों तो याद रखनी है। जैकलिन कैनेडी, रूडयार्ड किपलिंग, विश्व का 8वां अजूबा और निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया है। इसके बाद इसकी तलहटी में एक इमारत है, दुर्ग में तो नहीं है
लेकिन इसकी जड़ों में बनी हुई है, दुर्ग से बाहर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूं। उसका नाम है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटी में स्थित है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। किसने करवाया रे? जसवंत सिंह की याद में बनवाया था ये। और इसको इतने बेहतरीन तरीके से बनवाया था कि इसको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। जसवंत थड़ा कहां स्थित है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसको कहा जाता है? अगर दूसरा ताजमहल पूछा जाए तो एक महिला है जिसका नाम है अबली मीणी। हाँ, अबली मीणी के महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। लो भाई साहब, राजस्थान का ताजमहल पूछा जाए तो सीधा सीधा बताना है जसवंत थड़ा जोधपुर। राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछा जाए तो अबली मीणी का महल कोटा। इतना याद रखना है। शेखावटी का ताजमहल पूछे तो खेतड़ी महल याद रखियो। कौन सा आएगा? खेतड़ी महल। अब नु मत कीजिए अपने अलवर को ताजमहल लाएंगे कोई। को ताजमहल है का? बाला किला तो कुमारा किला है। राजस्थान में सब किला की शादी होगी, हमारा भी बच्चों को एक। अब सुनो, भरतपुर भरतपुर का किला तगड़ो किलो है, तगड़ो। या की 3-4 बात याद रखनी है। देखो, राजस्थान को सबसे पहलो बने हुए दुर्ग, प्राचीन दुर्ग, पुरानो दुर्ग अगर पूछो जावे तो बतानो हनुमानगढ़ को भटनेरो। इतना बताना। सबसे प्राचीन दुर्ग राजस्थान का पहला दुर्ग माना जाता है जो भटनेर दुर्ग को माना जाता है। चलो ठीक है, मान लिया। ई तो पहलो होगो, प्राचीन होगो। सबसु नयो नवीन कि वाह के बाद राजस्थान में कोई दुर्ग ही ना बनो तो भरतपुर का किला आता है, जिसका नाम क्या है? लोहागढ़। क्या है? इसकी बात करते हैं। देखो ये कहां स्थित है? भरतपुर में। एक बात तो ये है। दूसरी बात, निर्माणकर्ता कौन हो भाई साहब? सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1733 में। आवाज नहीं। सूरजमल ने जब इस दुर्ग को बनवाया था, उससे पहले जिस स्थान पर इसको बनवाया था, यहां पर एक बुर्ज गड़ी हुआ करती थी, कोई टीला बना हुआ था वैसे। उसी के स्थान पर 1733 में सूरजमल ने इस दुर्ग का निर्माण आरंभ करवा दिया। सूरजमल को इतिहास के अंदर जाटों का प्लूटो, इसको क्या कहते हैं? जाटों का प्लूटो, और इसी को कहा जाता है जाटों का अफलातून। एक बात बता दूंगा, सच्ची बात तो यह कि राजस्थान में राजा तो बहुत हुए हैं। हम बहुत सारे राजाओं की प्रशंसा करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तब भी हम पृथ्वीराज चौहान को भी बड़ा सम्राट बताते हैं, राणा सांगा को भी महान बताते हैं, प्रताप को भी महान बताते हैं, कुंभा को भी महान बताते हैं। लेकिन भाई साहब हड़को आदमी भी ना हो, बस बेचारा को इतिहास छोटो है या लिए दबा दियो गयो। सही बात तो यह है, राजस्थान का इकलौता राजा है जिसने मुगलों को हराकर मुगलों की गद्दी पर बैठा था। अब यासु तगड़ो कोई हो सकेगा? आगरा की मुगल दरबार की गद्दी पर बैठे थे भरतपुर के राजा। जाटों का इतिहास बहुत अच्छा था लेकिन छोटा था। इनने मुगलों की जो कब्र थी ना, कब्र सिकंदरा आगरा में, अकबर की कब्र, जवाहर सिंह पहुंच गो आए, खोद के निकाल रहे, मतलब जिंदान सो टक्कर ली जो तो ली, मरवा के बाद भी टक्कर लेता रहा, छोड़ा ना इनने। हाँ भाई, जाति से वैसे भी तो क्या है, जाट। हाँ, पूछा जाए जब भी क्या कहा जाएगा, सब जाट है। अब सुनो बात, दुर्ग बनवा दिया। इस दुर्ग का उपनाम याद करना है, उपनाम।
इसको कहा जाता है लोहागढ़, इसी को कहा जाता है अजयगढ़, इसी को कहा जाता है मिट्टी से निर्मित किला। ये तीन नाम याद रखियो, ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब ना है। अब सुनो तीनों को कहा क्यों जाता है, क्यों तो इसको लोहागढ़ कहते हैं, क्यों इसको अजयगढ़ कहते हैं, और क्यों इसको मिट्टी से निर्मित किला कहा जाता है। पहले बात करते हैं लोहागढ़ की। भरतपुर का एक राजा था जिसका नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह ने एक मराठा को शरण दे दी थी। मराठा को शरण देने से अंग्रेज हो गए नाराज। कौन नाराज हो गए? अंग्रेजों ने सोची इतनी हिम्मत होगी जाटो तुम्हारी, जो तुम हमारे दुश्मनों को शरण दे रहे हो। ये भाई साहब जाट से दे दी तो दे दी शरण, कोई बात नहीं, देखा जाएगा होगा जो। तो अंग्रेजों में अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक सेना ले आगो 1805 में और दुर्ग की घेराबंदी कर दी। 1805 में 5 बार आक्रमण करो। कौन ने करो? लॉर्ड लेक ने। 5 बार असफल रही हो, जीत ना पायो एक बार भी। जब दुखी होगो लास्ट में तो एक ही बात की, अंग्रेज तो हुई, धीरे सी आवाज निकाली, दिस इज ए लोहागढ़। ये कोई किला कैसा है? लोहे से निर्मित है। किससे निर्मित है? लोहे से। तो इसको लोहागढ़ जो नाम दिया था वो लॉर्ड लेक ने दिया था। 1805 में जब जीत नहीं पाया तो फिर भाई साहब इनके बीच में, रणजीत सिंह के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हो गई थी संधि। है तो तुम वो पिट ले, ना पिटत राजीनामा कर ले, दो ही चीज है। ये तो कहानी है। अब संधि हुई लास्ट में, रणजीत सिंह के मध्य, इनके मध्य संधि हो गई, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। इसको कहा जाता है अजयगढ़। इसका दूसरा नाम मैंने बताया अजयगढ़। राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसे कभी किसी ने जीता ही नहीं था। तगड़ा दुर्ग है यार, आक्रमण तो हुए होंगे इसके ऊपर लेकिन जीत नहीं पाए थे। राजस्थान का इकलौता दुर्ग है जो अजय की मिसाल लेकर के बैठा है आज भी, इसे अजयगढ़ कहा जाता है। चलो और बात क्या है? तीसरा इसका उपनाम मैंने बताया था मिट्टी से निर्मित किला। दुर्ग जब बनवाया था, मान लीजिए ये दुर्ग है, दुर्ग के बनने के बाद में इसकी प्राचीर बनवाई थी, और प्राचीर जो बनवाई थी दीवार, 2 दीवार बनवाई थी, एक नहीं बनवाई थी। जाटों ने पूरा दिमाग लगाया था। कितनी दीवार बनवाई? ये मान लो अंदर का दुर्ग है, ये 2 दीवार है, एक दीवार तो वो थी, एक दीवार ये बना दी। इनके बीच की जो जगह ये, यहां में चीकनी मिट्टी डलवा दी। हाँ, मिट्टी डलवा दी। मिट्टी डलवाने के बाद 2 दीवारों के बीच में मिट्टी डलवाई है और बड़ा स्पेस दिया, बहुत चौड़ाई दी थी दीवार की, 2 दीवारों के बीच की चौड़ाई थी, उस गैप को मिट्टी से भरवा दिया, उसमें पानी छिड़वा दिया, जमवा दिया। अब जब कोई आदमी आएगा आक्रमणकारी, मुख्य दरवाजे से तो बेटा प्रवेश करने से रहा, अब क्या चलाएगा? तोप चलाएगा। तोप चलाएगा, तोप का गोला जाएगा, बाहर की दीवार में टकराएगा, दीवार को फोड़ देगा, लेकिन बेटा मिट्टी में धस करके ही रह जाएगा, अगली दीवार तक पहुंचे ही ना है। दुर्ग तो बहुत आगे, मैं सोच ना सकूं इतना दिमाग भी हो इनमें, तो किताबों ने पढ़ू तो अंदाजा लगा लू, शायद दिमाग तो हो ही। कहानी ऐसी है कि लॉर्ड लेक ने जब आक्रमण किया था तो खूब सारी तोपें चलाई थी, और तोप इतनी बार चलाई गई, तोप इतनी बार चलाई गई, जब भी तोपों को चलाया गया तोप का गोला जाता था और दीवार जो मिट्टी की बनी हुई थी उसमें धस जाता था। परेशान हो गया और लास्ट में यही कहा, दिस इज लोहागढ़। हाँ, ये तो लोहागढ़ है, ये कोई मिट्टी का दुर्ग नहीं है। और बात क्या है साहब इसकी? और ये कि राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग, सबसे नवीन दुर्ग पूछा जाए तो कौन सा आएगा? लोहागढ़ आएगा। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यह कि राजस्थान में सर्वाधिक नीचाई पर स्थित दुर्ग, सर्वाधिक नीचाई पर स्थित दुर्ग। अब गुरुजी नीचाई कैसे है? अपने इधर की साइड में चलते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ, इस पार्ट से इधर चलते हैं तो धरातल का ढलान बढ़ता जाता है, अपना ये क्षेत्र ऊंचा है, और आप लक्ष्मणगढ़ से आगे निकलोगे और नीचा मिलेगा, और आगे जाओगे और नीचा होगा। तो ये इसी क्षेत्र में है और पूर्वी क्षेत्र का इकलौता दुर्ग है, बाकी सब ऊंचाई पर है। तो एक प्रश्न ये भी बन गया कि राजस्थान का सर्वाधिक नीचाई पर स्थित दुर्ग कौन सा है?
कौन सा है? लोहागढ़ है। अब देखो इस दुर्ग के अंदर अष्ट धातु किवाड़ है। अष्ट धातु, अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं से निर्मित अष्ट धातु के किवाड़ कौन से दुर्ग में है? लोहागढ़ में। ये आया कहां से हुआ? अष्ट धातु के किवाड़ मूल रूप से तो लगे हुए थे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखो होती क्या है घटना, चित्तौड़गढ़ में लगे हुए थे, रतन सिंह राज करता था, पद्मनी का हस्बैंड जो मैंने बताया था आपको कल, वो राज करता था। चित्तौड़गढ़ में ये लगे हुए थे। आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, और खिलजी का जब आक्रमण हुआ इनके ऊपर तो खिलजी आपको पता है चित्तौड़ को जीत लेता है। 1303 में साका होता है। चित्तौड़ दुर्ग को अपने पुत्र को सौंप देता है, नाम खिजराबाद रख देता है। और उसने सोचा कि यार ये किवाड़ काम की चीज है, इन किवाड़ों को लेकर चलना चाहिए। तो वो आदमी इन किवाड़ों को यहां चित्तौड़ दुर्ग से उतार करके लेके चल दिया, और यहां से उतार के ले गया दिल्ली। और दिल्ली में एक छोटा किला पड़ता था जिसका नाम था झिरी का किला। झिरी का किला, और झिरी का किला में जाके लगवा दिया भाई साहब। बाद में मुगल सत्ता स्थापित हुई थी। मुगल सत्ता जब स्थापित हुई तो मुगल सत्ता स्थापित होते ही ये किवाड़ इस दुर्ग से उतार करके लगा दिया लाल किले पे। शाहजहां ने लगा दिया। झिरी का किला पे तो कौन लगवाया? अलाउद्दीन ने। कौन ने लगवाया? अलाउद्दीन ने। यहां कौन ने लगवा दिया? शाहजहां ने। मुगल सत्ता कमजोर हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाटों का गतिरोध बढ़ने लगा। ये दिल्ली गए। इनमें जाटों में एक राजा हुआ था जिसका नाम था जवाहर सिंह। जवाहर सिंह तगड़ो आदमियों, कब्र भी खोदवा चले गो, किवाड़ भी ले आयो। देखो दिल्ली में मुगल सेना की अगर बात करें खेमे को लूटने की तो भरतपुर के 2 जाट गए थे। एक तो गयो सूरजमल। कौन गयो? सूरजमल की घरवाली को नाम हो किशोरी देवी। सूरजमल जब लूटवा गयो तो लूट लाट के सामान देखो ने वहां हरा दिया मुगलों को, साथ उनके सैनिकों को पराजित किया जाटों के द्वारा। अब इसने सोचा कि यार लूटने आए तो कुछ लूट के चले। सूरजमल ने खूब ढूंढो कछ मिले ना। एक चीज मिली, झूलो मिलो। झूलो काई मिलो? झूलो मिलो। ले आयो। किशोरी बाट देख रही दुर्ग पर चढ़ चढ़ के कि भाई साहब लूट करने गया, कोई खास चीज तो आएगी। भाई साहब ने ले जाते झूलो दियो, ले झूलो ले आयो। झूलो कर ई तो ले आयो झूलो, ई ले आयो किवाड़, बेड और ले आयो बेड। अरे तुम हंस रहे हो, मैं सीरियस प्रश्न बता रहा हूं आपको, बहुत गहराई के समझने की कोशिश करो। आपने डीग के जल महल देखे क्या? अरे किसी ने देखे हैं क्या? डीग के जल महलों में जब आप मुख्य द्वार से एंट्री करोगे तो लेफ्ट साइड के अंदर एक बेड रखा हुआ है, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ, काला संगमरमर का। ये मुगल दरबार में हुआ करता था। औरंगजेब के सोने का बेड हुआ करता था। औरंगजेब आराम करता था, खुद के लिए बनवाया था। लूट करके जवाहर सिंह धर लाओ, ले चलेंगे बेड, ले चलो, कोई दिक्कत ना है। बेड लकड़ी को ना है, तुम हंस रहा हो। खास बात यह है कि संगमरमर का है। अरे भारी है तो भाई साहब, आदमी भी तो देख, नाम जवाहर सिंह है। जब अष्ट धातु का दुर्ग का किवाड़ ले सके तो वाय किना ले सके? सूरजमल झूला ले आया। कहानी ऐसी है, अष्ट धातु के किवाड़ को जवाहर सिंह लेकर के आया, ला करके यहां लगवा दिए। अब याद रखना, अष्ट धातु के किवाड़ सबसे पहले लगे हुए थे चित्तौड़ दुर्ग पर। यहां से अलाउद्दीन ले गया झिरी के किले पर, और झिरी के किले से शाहजहां ले गया था लाल किले पर, और लाल किले से जवाहर सिंह ले आया लोहागढ़। लोहागढ़ में मुगल दरबार का झूला आज भी लोहागढ़ दुर्ग में है। अष्ट धातु के किवाड़ आज भी यही है। संगमरमर का बेड डीग के महलों में रखा हुआ है। जवाहर सिंह लेके आए, ध्यान रखियो। डीग के जल महल है ना, उनमें रखा हुआ है, इतना याद रखना। चलो, इसमें एक जवाहर बुर्ज है। जवाहर बुर्ज 2-3 बात याद रखनी है बस, ज्यादा नहीं है। अब इस दुर्ग के अंदर क्या है? जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज एक वो स्थान था जिसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था। जवाहर सिंह ने तब करवाया था जब मुगलों पर जीत हासिल की थी। सिकंदरा आगरा में अकबर की कब्र बन गई। जवाहर सिंह आंदोलन कर रहे हो, क्रांति कर रहे हो मुगलों के खिलाफ। कोई ने खबर दे दी कि जवाहर सिंह तेरे पास पैसों की कमी है, तू अगर धन इकट्ठा करना चाहता है, अपने आप को मजबूत करना चाहता है ना, तो अकबर की कब्र जब बनाई गई है, उसको दफनाया गया, उसमें बहुत सारा धन दफनाया है, निकाल ला। जवाहर सिंह सोचे चले, एक आदमी ने मना करी, यार मरा गिरा ने ना खोद वो करे,
ठीक ना रहे। जवाहर सिंह करे चल कोई दिक्कत ना, हम जाट है। लेगो आदमी ने खोद लियो, लूट करके ले आया था किसकी कब्र को, और अकबर की कब्र को। कहां से लाया था? सिकंदरा से। ये सिकंदरा नहीं है अपना, आगरा में पड़ता है सिकंदरा, वहां की कब्र की बात है। तो जवाहर बुर्ज इसने बनवाया भरतपुर के लोहागढ़ में। और जवाहर बुर्ज की खास बात यह है कि भरतपुर के जाट राजाओं का, इंपॉर्टेंट बात यह है, जाट राजाओं का राज्याभिषेक किस स्थान पर होता था? हाँ, राज्याभिषेक इसी स्थान पर होता था, याद रखना। भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था जवाहर बुर्ज में, ये आपको याद रखना है। जैसे जोधपुर के राजाओं का श्रृंगार चौकी पर होता था, इनका कहां होता था? जवाहर बुर्ज में। इसके अलावा इनकी एक देवी है जो को मंदिर है दुर्ग में, देवी को नाम है राजेश्वरी माता। क्या नाम है रे? राजेश्वरी माता। इसे भरतपुर के जाटों की कुल देवी कहा जाता है, कुल देवी कहा जाता है। भरतपुर के जाटों की कुलदेवी का नाम क्या है? राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में बना हुआ है, इतना ध्यान रखना है। जवाहर बुर्ज में जाटों का राज्याभिषेक हुआ करता था। मैंने आपको बता दिया, संगमरमर का बेड दीक के जल महलों में रखा है, अष्टधातु के किवाड़ वहां लगे हुए हैं, झूलो ले रहा है जो दुर्ग में रखे हुए हैं। 2 आदमी काम का, सूरजमल और दूसरा कौन सा है? जवाहर सिंह। आज बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे आज। लोहागढ़ के बारे में कहा जाता है 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। गोरा हट जा रे आगासु, आगो राज भरतपुर को।